हानिया गुमसुम नज़रों से देख रही थी वलीद खानज़ादा को। सिपकी का एहसास जगा, शदीद शर्मिंदगी और तौहीन महसूस की इसने। पर सामने किसे परवाह थी इसकी, जिसे परवाह होनी चाहिए थी वो वॉशरूम जा चुका था। कुछ देर में बाहर आए, चेंज करके बेड पर आकर लेट गया अपने साइड का लैंप ऑफ करके। हानिया ड्रेसिंग के आगे खड़ी शीशे में से इसकी कार्रवाई देखती रह गई। वो जो कभी आवेज़ों से उलझती तो कभी बालों की पिनों से, जैसे तैसे करके इसने जेवर से छुटकारा पाया। प्लीज़ ज़रा जल्दी करें, मुझे नींद आ रही है और लाइट चुभ रही है आँखों को। वलीद खानज़ादा की भारी आवाज़ गूंजी कमरे में। जी, हानिया ने कहा और जल्दी से अपना ड्रेस उठाकर वॉशरूम आ गई। कुछ लाइट्स कम करती हुई जाइए। वलीद खानज़ादा की आवाज़ पर जाती जाती ठहरी और सब लाइट्स ऑफ करके सिर्फ ज़ीरो बल्ब खोलती वॉशरूम चली गई। थैंक्स कहकर इसने दोबारा आंखें मूंद ली। वो मुर्दा कदमों से वॉशरूम गई। वापस आई तो वो सो चुका था। आंखें नम हुई इसकी बेहसी पर और थका कर वो नींद की वादियों में उतर गई। तैयार है ना, आज शाम पर चलना है शाम में, सुभान ने सबा से कहा, जो उसके सामने नाश्ता रखती हुई जाने लगी थी। जी मुझे कहा। वो हैरान थी बात पक्की होने के बाद। ये पहली बात की थी सुभान ने की थी जिसमें भी इसका नाम न लिया था, इसलिए पूछ बैठी। और कोई तो मुझे दिख नहीं रहा, तुमसे ही कह रहा हूँ। सुभान ने सरसरी लहजे में इधर उधर देख कर कहा। वो शर्मिंदा हुए इसके अंदाज पर। इसके सांवली चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। ठीक है, सबा ने मुख्तसर जवाब दिया। शाम 5 बजे और रानिया को भी कह देना। सुभान ने याद आने पर दोबारा कहा, जिस पर सबा ने इस बात में सर हिलाया और चली गई। हानिया से घर वालों ने फ़ोन पर बात की तो पता चला कि नाश्ता का मना कर दिया वलीद खानज़ादा ने और शाम को आ रहे हो तुम दोनों। हानिया उलझी उलझी सी अब से अपनी कल रात की बेइज्जती नहीं भूल रही थी। अभी भी वलीद खानज़ादा ने इसे बताया तक नहीं, वो इसके घर वालों से बात कर चुका है। क्या बात हुई वो इस बात से भी बेखबर थी। वलीद खानज़ादा नाश्ते की टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। वो आकर बैठी जिस पर इसने ख़ास नोटिस नहीं किया। आपने घर वालों से बात की, मुझे बताना चाहिए था, हानिया ने धीमे लहजे में कहा। मैं तुम्हें हर एक बात बताने का ज़िम्मेदार नहीं, थोड़ा खुद भी अपनी बातें संभाल लिया करें। वलीद खानज़ादा के अखड़े लहजे पर चौंकी। आज तक किसी ने इससे इस तरह बात नहीं की थी। दिल पर छाई छुरियाँ चल रही थी इसके कांटदार लहजे पर। क्या आज शाम घर चलेंगे, हानिया ने झिझकते हुए पूछा। चलेंगे, तैयार रहेगा शाम 7 बजे। वलीद खानज़ादा ने ऑमलेट खाते हुए कहा। वो मुकम्मल अपने नाश्ते के साथ इंसाफ कर रहा था, बगैर इस तरफ ध्यान दिए हानिया ने कुछ लिया भी है कि नहीं। ठीक है, मैं तैयार रहूँगी, इसने जल्दी से कहा। एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि रोज़-रोज़ चलने का ड्रामा मुझसे नहीं होगा। आइंदा से आपके और बच्चों के लिए अलहदा गाड़ी अवेलेबल होगी। इस बात का ख़्याल रखें कि बच्चों को उनका टाइम पूरा आप देंगी। बाकी जिस वक़्त बच्चे मसरूफ़ हो, इस वक़्त आप जाना चाहें तो आप जा सकती हैं अपने मैके मीन्स इनके स्कूल के टाइम, आपको इजाज़त है। वो खामोशी से देखती रही शख्स को जो दुनिया के सामने इसका शौहर है। असल ज़िंदगी में इसकी अहमियत कुछ भी न थी इसकी नज़र में। नाश्ता करके वो चला गया। बच्चे तो ऑलरेडी स्कूल जा चुके थे। वो अकेली रह गई घर पर। कुछ समझ न आया तो टीवी खोलकर बैठ गई। रानिया को एतराज़ था सुभान और सबा के साथ जाने पर। इसे कबाब में हड्डी बनने का शौक न था, पर इनके फ़ोर्स करने पर जाना पड़ा। सुभान गाड़ी चला रहा था और सबा इसके साथ आगे बैठी थी जबकि रानिया पीछे बैठी थी। मुसलसल खामोशी थी। पहले तो रानिया उधम मचाए रखती थी। इस खामोशी को सुभान ने तोड़ा और कहा, क्या बात है चुड़िया, तुमने तो बोलना ही छोड़ दिया। तुमने कब से चुपके रोज़ा रखना शुरू हो गए हैं। वो कह रानिया से रहा था पर देख सबा को रहा था। क्या बोलूँ सुभान भाई, वो फीकी सी हंसी हंसी। रानिया की असल हंसी तो कहीं खो गई थी जिसका एहसास शिद्दत से था। सबा और सुभान को अपनी सच्ची खुशी और दिली मुराद बराए पर भी कोई दुखी था तो वो रानिया थी। कहो तो तुम्हारे मुस्कुराने की वजह को बुला लिया जाए, सुभान ने शरारती लहजे में कहा। क्या मतलब, रानिया ने पूछा। कुछ नहीं, सुभान ने कहा। दोबारा खामोशी छा गई। ये हम कहाँ जा रहे हैं सुभान भाई, रानिया ने रास्ता देखते हुए कहा। पता चल जाएगा, सुभान ने कहा। कुछ देर में वो लोग सीवियों के सामने गाड़ी रोकी। तीनों साथ चलने लगे। गाड़ी पार्क करने के बाद थोड़ा दूर चलने के बाद एक जगह आकर ठहरे दोनों। लीजिए साहब साहब, आपकी अमानत। सुभान ने एक शख्स के पास आकर खड़ा होकर बोला जिसकी पीठ थी इनकी तरफ। इसकी आवाज़ पर पलटा, सुभान से मिला। सलाम दुआ के बाद सुभान ने कहा, हम इस तरफ हैं, चलें सबा। सुभान ने प्यार से कहा। इसके लहजे पर सबा का दिल जोर जोर से धड़का। रानिया हैरान थी साथ को देखकर। अब समझ आया था सुभान का सो मखनी लहजा। दोनों साथ चलने लगे। कैसी हैं आप, लम्हों की खामोशी के बाद साथ ने कहा। मैं ठीक हूँ, जानने की उसे दुश्वारी होती थी इससे बात करते हुए।
آپ کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جانے کی دل خوش ہونے لگا تھا اسے دیکھ کر۔ سپر فائن، سعد نے کہا۔ سعد نے اسے آئس کریم کھلائی۔ دونوں کے بیچ ہلکی پھلکی گفتگو کا آغاز ہوا۔ رانیہ کے چہرے پر خوشی صاف دکھ رہی تھی۔ رانیہ ایک باتونی لڑکی تھی جو جلدی فرینک ہو جایا کرتی تھی، اس لیے ابھی بھی سعد کو مزے تھے۔ بس سے بتانے لگی کس طرح سبحان اسے زبردستی لایا، ورنہ وہ ان دونوں کے بیچ میں نہ آتی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا یہ پروگرام آپ نے بنایا، وہ مدنی رو میں بولی۔ تمہارا اندازہ درست ہے رانیہ، یہ پروگرام میں نے نہیں بنایا، سعد نے سادہ لہجے میں کہا، جس پر وہ شوق ہوئی۔ پھر کس نے بنایا؟ اس نے عجیب لہجے میں پوچھا۔ سارا بھابھی اور نیاب آپی والوں نے۔ میں تو اپنے دوستوں کی طرف جا رہا تھا، پھر کینسل کرنا پڑا، سعد نے چلتے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے رہ گئی، وہ آگے بڑھ گیا تھا، شاید وہ اپنے دھیان میں تھا اس لیے اس کا پہلے چونکنا پھر رکنا محسوس نہ کر سکا۔ کہیں میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ جس شخص کو میرا ہونا نہ ہونا محسوس نہیں، اس کا ساتھ کیسا ہوگا؟ دل تھا گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ رانیہ کا یہ سوچ کر وہاں کہاں رک گئیں۔ رانیہ چلو ساتھ رات کے بلانے پر چونکی اور اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ دوبارہ اسے قدم ملا۔ اب پہلی سی خوشی نہیں تھی، دل مضطرب تھا۔ وہ اسے اپنا لائف اسٹائل اور امریکہ کی باتیں بتا رہا تھا۔ جانے کیوں اس کے اندر دلچسپی نہ پیدا ہوئی جو اسے غور سے سنے، اس لیے بے دلی سے سن رہی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد سعد نے کہا، کچھ دیر اور ٹھہرنا ہے یا چلیں؟ چلتے ہیں، رانیہ نے کہا۔ اب اس کے ساتھ رکنے کا من نہ تھا رانیہ کا، دل پھر سا گیا تھا تنہا گوشہ پا کر رونے کا۔ او ہاں یاد آیا، کچھ لینے کا موڈ ہو تو شاپنگ پہ لے چلوں؟ نیاب آپ نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھ لوں، سعد نے کہا۔ اس کے لہجے کا سرسری پن ظاہر کر رہا تھا اسے کوئی دلچسپی نہیں ایسی کسی چیز میں، پھر کسی پہ مسلط ہونے کا کیا فائدہ؟ کیسا عجیب شخص تھا جسے کسی کا دل بھی رکھنا نہیں آتا تھا۔ کاش بغیر نیاب کا نام لیے پوچھتا تو شاید وہ اس کے ساتھ چلی بھی جاتی، جسٹ ونڈو کے لیے، پر اب اسے فضول لگا اس لیے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ رانیہ نے سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر چلتے ہیں، سعد نے کہا۔ وہ گاڑی میں اس کے ساتھ آگے بیٹھی اور یاد آنے پر بولی، سبحان بھائی اور صبا کو تو دیکھ لیں، وہ بچے نہیں ہیں، ان کے پاس اپنی گاڑی ہے، ڈونٹ وری۔ سعد کے انداز میں اسے سبکی ہوئی، واقعی یہ شخص جب بولتا ہے تو بغیر لحاظ کے بولتا ہے، رانیہ نے دل میں سوچا۔ گاڑی ان کے گیٹ پر رکی تو سعد بولا، رکو ایک منٹ، اور ڈیش بورڈ سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ رانیہ نے جلدی سے ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس کی جھولی میں رکھی ڈبیا سعد نے، یہ کیا ہے؟ رانیہ نے پوچھا۔ آپ کا گفٹ، سعد نے اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کس کی طرف سے؟ کس خوشی میں؟ رانیہ نے پوچھا۔ سوال تو بے تکا تھا پر جلدی میں پوچھ بیٹھی۔ آف کورس میری طرف سے، آپ ہی نے کہا تھا دینے کو بھی پسند بھی ان کی ہے، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، سامنے بھی ساتھ تھا جس سے منٹوں میں رانیہ کی ذات کو دو کوڑی کا کر دیا۔ تھینکس، اس نے مردہ آواز میں کہا۔ سعد نے ایک دفعہ بھی اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھا جس پہ اداسی کی ایک داستان رقم تھی، ویسے دیکھا بھی ہو پر نوٹس نہ کیا، اپنی دھن میں ہی چلتا تھا اور اپنی رو میں بولتا، سامنے والے کے تاثرات کی وہ کبھی پرواہ نہ کرتا تھا۔ اتنا تو رانیہ کو سمجھ آ گیا تھا اب تک۔ اب کھولو میں بھی دیکھوں کیا پسند کیا نیاب آپی نے تمہارے لیے، سعد نے تھوڑا ایکسائٹمنٹ میں کہا۔ سعد کے حشاش باز انداز بھی اس کے دل کی کوئی دھن نہ چھیڑ سکا اور بے دلی سے ڈبیا کھولی۔ رات کے 9 بجے تھے، گاڑی میں اندھیرا تھا، باہر کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ رانیہ نے ڈبیا کھولی جس میں خوبصورت ڈائمنڈ ایئر رنگس جگمگائے، ان کی روشنی میں اس کے دل میں اٹھی ٹھیس کو دبا نہ سکی۔ واو اٹس نائس، وٹ اباؤٹ یو؟ سعد نے تعریف کی اور ساتھ میں اس کی رائے لینا چاہی۔ یس اٹس نائس، رانیہ نے کہا اور ڈبیا بند کر دی۔ آپ چلیں گے اندر؟ رانیہ نے دل سے پوچھا۔ نہیں دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی، سعد نے تھکن بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، دونوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ کاش اسے کہہ سکتی، اندر چلو میرے ماں باپ سے مل لو، شاید ان کا دل کچھ نرم ہو سکے میرے لیے، پر وہ سوچتی رہ گئی۔ رانیہ گھر میں داخل ہو کر سب کو سلام کیا اور دھم سے صوفے پر آ بیٹھی، اس کے چہرے پر تھکن کے اثرات تھے جیسے میلوں کی مسافت کر آئی ہو۔ نازیہ بیگم نے اسے پیار کیا جبکہ نائلہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ یسریٰ اٹھ کر جا چکی تھی کچن کی طرف، وہ اپنی ماں کو جاتا دیکھتی رہی جس نے ایک دفعہ بھی اس کا حال نہ پوچھا۔ رانیہ کو دکھ ہوا۔ کیسا رہا سب؟ سارا نے پوچھا۔ صحیح رہا، ہانیہ آپی کہاں ہیں آپ کے؟ رانیہ نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا جیسے اسے ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ چلی گئی، ولید بھائی کو جلدی تھی، پھر بچوں کا اسکول بھی تھا، سارا نے ڈیٹیل بتائی۔ میں مل بھی نہ سکی ان سے، رانیہ کو افسوس ہوا۔ صبا آپی وہ کہاں ہیں؟ یاد آنے پر پوچھا رانیہ نے۔ وہ تو نہیں آئی اب تک، شاپنگ میں مصروف ہیں، شاید باہر ڈنر کر کے پھر ہی آئیں گے وہ لوگ، سارا نے بتایا۔ اچھا یہ تو زبردست رہے گا ان کے لیے، رانیہ نے دل سے کہا۔ ہاں اچھا ہے، سارا نے بھی خوشی سے کہا۔ تم نے دکھایا نہیں سعد بھائی نے کیا دیا تم کو؟ سارا نے خوشی سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی رانیہ گفٹس کی شوقین ہے، گفٹ لینا اسے بڑا پسند تھا۔ آپ کو تو پتہ ہوگا سب، سارا آپی، اس کا لہجہ عجیب تھا پر سارا نے بالکل برا نہ بنایا اس کے لہجے کا۔ ہاں مجھے تو پتہ ہے پر گھر والوں کو دکھانا ہوتا ہے نا، اس نے پرس سے نکال کے ڈبیا ان کے ہاتھ میں رکھی، پھر سب نے دیکھا سعد کا دیا گفٹ اور تعریف کی سب نے، پر کسی بات نے اس کے چہرے پر رونق نہ لا سکی۔
क्या बात है सबा, तुम चुप चुप हो? सीवी की रेत पर नंगे पाँव चल रहे थे वो दोनों। साथ और रानिया को छोड़कर वो दूसरी तरफ अकेले साथ थे। मैं तो पहले भी ऐसी चुप रहती थी। सबा को अच्छा लगा उसका नाम लेकर इससे मुखातिब हुआ, इसलिए आहिस्ता आवाज़ में बोली, और और अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें बोलते हुए सुनना चाहता हूँ, तो इसने तो को ज़रा लंबा खींचा और उसकी आंखों में झांका। इसने पलकें झुका ली शर्म से। तुम शर्माती भी हो सबा? इसे और ज़्यादा शर्म है। इसने चेहरे पर हाथ रख लिया। इसका महम लहजा इसका दिल धड़का रहा था। अब चेहरे से हाथ तो हटाओ, सबने इसकी तरफ मुतवज्जा होना है। अब के सबा ने नरम लहजे में कहा। इसके कहने पर इसने हाथ हटा दिए, पर इसके मासूम अंदाज सुबान को अच्छे लगे। प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, सबा ने धीमे लहजे में कहा। ओके नहीं करूँगा, पर एक शर्त पर। सुबह ने इसकी आंखों में झाँक कर कहा। कैसी शर्त? सबा ने पूछा। जल्दी आइसक्रीम खाकर जहाँ यहाँ से चलना है। करीब शॉपिंग मॉल है, वहाँ से हम अपनी पसंद से मंगनी का ड्रेस लेंगे और रानी और साथ का तोहफा भी लेना है। ये सब काम मिलकर करने हैं हमें, और जल्दी करोगी तुम? वो मुस्कुराई इसकी मासूम शर्त सुनकर। ठीक है। फिर दोनों ने हल्की फुल्की बातें की आइसक्रीम खाते हुए। दोनों ने मिलकर शॉपिंग की, कुछ गिफ्ट लिए। याद आने पर इसने हानिया का पूछा, इसके लिए भी लेना चाहिए गिफ्ट? ले लो, मुझे नहीं लगता वो हमें इस काबिल समझेगी। सुबान ने सादा लहजे में कहा। इसके चेहरे पे कोई तासुर ना हानिया के नाम पर। सबा के दिल को कुछ सुकून आया। वो इसकी सोच, इसकी नीयत, हमें इसे कुछ देना चाहिए, शादी हुई है। साथ ने कहा। ठीक है, ले लो, मेरा ख्याल है बच्चों के लिए भी कुछ ले लेते हैं। सुबहान ने कुछ सोचकर कहा। वलीद खानज़ादा के बच्चों की तरफ इसका इशारा था। ठीक है। रात 10 बजे तक दोनों फारिग हुए। अब चलें घर, सबा ने कहा। डिनर के बाद सुबहान ने कहा। पर बहुत लेट हो गई है। सबा ने इसका ध्यान वक्त की तरफ कर दिया। पहली दफ़ा अकेले आए, बगैर डिनर के वापस ले जाऊँ घर नामुमकिन। सुबहान ने शरारती लहजे में कहा। डिनर के बाद वापसी में इसके हाथ में गजरे पहनाए। वो आज बहुत खुश थी। ये दिन इसकी ज़िंदगी का यादगार दिन था। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थी। आखिर फिर वो दिन भी आया जब रानिया को मायूं बिठाया गया। मायूं की रस्म थी, इसके ससुराल वाले भी आए थे। बहुत देर तक फंक्शन चलता रहा। हानिया अकेली आई थी बच्चों के साथ। कल बच्चों का स्कूल था, इसलिए जल्दी चली गई। सबने रोका, पर वो ना रुकी। हानिया ने वलीद से 2 से 3 दिन पहले कहा था, तो क्या आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? अभी रानी की शादी करीब है, इसके फंक्शन शुरू होने हैं। हानिया के लहजे में बेचारापन था, अकेलापन। तन्हाई ने इसे ऐसा बना दिया था। बच्चे खुश थे इसे देख देख कर, पर हानिया अब पहली सी नहीं रही थी। सादा दिल बच्चे इतने में भी खुश न थे। सादा दिल बच्चे इतने में भी खुश थे। स्कूल से आते इससे मिलते, फिर शाम में खुद पढ़ाती। किसी तरह वक्त तो गुजारना था। वो वलीद खानज़ादा को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। इसके सख्त रवैये के बावजूद। कोई एक फंक्शन अटेंड कर लूँगा, बाकी में बच्चे आपके साथ होंगे। तो फिर बच्चों को भी ले जाने की क्या ज़रूरत है? मैं अकेली अटेंड कर आ जाऊँगी, जिसमें आप साथ होंगे, इसमें बच्चे चलेंगे। हानिया को इसका अंदाज़ नागवार गुज़रा था, इसलिए इस तरह रूट लहजे में कहा। जितना बर्दाश्त कर रही हूँ, इतना ही शख्स मुझे आज़मा रहा है। हानिया ने कलस कर सोचा, पर वलीद खानज़ादा की अगली बात ने इसे सही मानों में होश उड़ा दिए। ज़बान संभाल कर बात किया करें। अगर बच्चों के जाने की ज़रूरत नहीं, तो आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं। मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, मेरे बच्चे आपके घर वालों से अटैच है। अगर इस तरह मेरे बच्चे को इग्नोर करेंगी, तो फिर ये आपके हक़ में अच्छा नहीं होगा। वलीद खानज़ादा का अंदाज़ सर था। सॉरी, मेरा वो मकसद न था। हानिया ने जल्दी से बात सँभाली। पर जो मैंने कहा है, मेरा वही मकसद था। वलीद खानज़ादा ने 2 टोक लहजे में कहा। काफ़ी सारा कैश इसके सामने रखा और एक कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। वलीद खानज़ादा ने। जो लेना है वो ले लें, और जितने तोहफ़े देने हो रानिया और सबा बहन को मेरी तरफ से इजाज़त है। वो हैरान थी इतना कुछ देखकर। ऑलरेडी इतना ज़ेवर कपड़े वो ले चुकी थी, अब दोबारा वो इसे इजाज़त दे रहा था। और एक बात, जो आप तोहफ़ा देंगी वो मेरे स्टैंडर्ड का सोच कर देगा। गॉट इट। जी बिल्कुल, हानिया ने कहा, और वो वहाँ से चला गया। शादी और वलीमा अटेंड करेगा वलीद खानज़ादा, वो इसे बता चुका था, इसलिए इसने अपने तरीके से बात सँभाल ली थी। मेहंदी की रात पहले सुबान और सबा की मंगनी की रस्म अदा की गई, फिर सात और रानी की मंगनी की रस्म। रानिया को तब पता चला सात को मेहंदी की खुशबू से एलर्जी है, इसलिए रस्म में वो कुछ देर बैठा, वो भी रुमाल रखा मुँह पर। मेहंदी इसे बहुत पसंद थी, और साथ का ये अंदाज़ इसे दुखी कर गया। अगर इससे पहले पता होता है मेहंदी ना लगाती। अब तो वो हाथों, बाजू और पैरों पे लगा चुकी थी। अफ़सोस हुआ रानिया को। आज भी हानिया बच्चों को साथ लाई थी। वलीद खानज़ादा की मसरूफ़ियत का बहाना किया वो शहर से बाहर है। हानिया बेखबर थी। वलीद खानज़ादा अपने तरीके से आज सबको फ़ोन करके अपनी मजबूरी बता चुका था। काफ़ी देर फ़ोटो सेक्शन हुआ, कपल फ़ोटोशूट हुआ। सुभान और सबा को बीच खड़ा करके सारा, फ़याज़ और इसके कज़न ने डांस किया। साथ तो वैसे भी बहुत मूडी बंदा था, इसलिए इसके और रानिया के साथ कम मस्ती की इसके कज़न्स ने। साथ की खुद की कज़न ज़्यादा मस्तियाँ सुभान और सबा से कर रही थी। सारा और फ़याज़ भी साथ थे, डांस भी किए सबने। अगले दिन शादी थी रानिया की। सुभान ने पार्लर की बुकिंग सबा की भी करवाई थी। रानिया दुल्हन बनी हसीन लग रही थी, हर किसी ने तारीफ़ की।
صبا کی بھی سب نے تعریف کی تھی۔ کئی دفعہ سبحان کا اسے دیکھنا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ آج ولید خان زادہ نے بھی شرکت کی تھی۔ آہا صاحب خوش ہوئے۔ آہنیہ آج بہت حسین لگ رہی تھی فروزی ساڑی پر۔ سب نے تعریف کی۔ جس نے کرنی چاہیے تھی اس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ نکاح تو ہو چکا تھا، اس لیے دودھ پلائی کی رسم ہوئی کمرے کے بعد، اور پھر رخصتی کا وقت آ گیا آخر۔ آہا صاحب اور یسرا بیگم کی دعاؤں میں وہ رخصتی، سب کی آنکھیں نم ہوئیں ان کی رخصتی پر۔ وہاں ایک فوٹو شوٹ ہو چکا تھا، اب گھر میں بھی ایک اور فوٹو شوٹ ہوا۔ کچھ رسمیں کی گئیں جن سے فارغ ہو کر دلہن کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ دوبارہ اس کے میک اپ کو سیٹ کیا۔ ساتھ کی ایک کزن نے نیا پاپی نے اسے بہت پیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جس پر سارا خوش ہوئی۔ بہت تعریف کی اس کے نند کے پیار کی، اور رانیہ کو خوش نصیب کہا۔ اسے اکیلے انتظار کیے کچھ دیر گزری، ساتھ آ گیا کمرے میں۔ آتے ہی سب سے پہلے کوٹ اتارا اس نے۔ اف یار تھکا دیا۔ پاکستان کی شادیوں میں بہت ڈرامہ ہے کہ بندہ بیزار ہو جائے۔ کیوں رانیہ، ایسا ہے کہ نہیں؟ ساتھ نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ اس مرتبہ رانیہ کے گھر والوں نے ڈائریکٹ کیش دے دیا ساتھ کو شادی کے کپڑوں کے لیے، بجائے شیروانی وغیرہ دینے کے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا ساتھ اپنے موڈ اور مرضی سے کپڑے پہنتا ہے، کسی اور کو پسند نہیں پہنتا۔ جی، رانیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اف، اب یہ گھونگھٹ بھی اٹھاؤ، ساتھ نے آہستہ آواز میں زیر لب کہا۔ رانیہ اپنی سوچوں میں گھومتی سن نہ سکی۔ رانیہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ رات ہی کچھ ایسی تھی، بہت خوبصورتی سے سجا تھا کمرہ۔ اس رات کا فسون سب کو جگرتا ہے، سو رانیہ بھی کھوئی تھی ان محصور کن لمحوں میں۔ ساتھ نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں رانیہ، اور اس کے ہاتھ تھامے وہ اس کی اتنی زیور کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ رانیہ نے اس کا دھیان ہٹایا اور کہا، ساتھ آپ نے گھونگھٹ اٹھا لیا، میری منہ دکھائی تو دی نہیں۔ رانیہ نے ساری شرم بلائے طاق رکھ کے اپنے دل کی بات کہی، کیونکہ منہ دکھائی والی رسم اس کی سب سے پسندیدہ تھی شادی کی رسموں میں، اس لیے اس نے خود مانگ لیا منہ دکھائی کا تحفہ۔ وہ اس کی تعریف کر چکا تھا، اس لیے ایک اور ادا اور حق سے مانگی اس نے منہ دکھائی۔ رانیہ، میں ایسی فضول رسموں کو نہیں مانتا، اتنا کچھ دیا ہے ہم نے، اور کوئی کمی رہ گئی ہے وہ بھی لا دوں گا۔ پوری شادی میں آپ نے گھونگھٹ نہیں کیا تھا، سب نے آپ کا منہ دیکھ لیا، اتنا لمبا فوٹو شوٹ ہم نے ساتھ کرایا، اب کمرے میں آ کر گھونگھٹ کر لیا، اور پھر منہ دکھائی کے نام پر گفٹ لینا بھی کتنا فضول لگتا ہے، اور میں اس فضول ٹرینڈ کو فالو نہیں کرتا۔ سوری رانیہ ڈیئر۔ وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ امید نہ تھی رانیہ کو ساتھ سے، وہ اس شخص کی بے حسی پر دنگ رہ گئی۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ڈیئر۔ اوکے، میں چینج کر لوں، تب تک اس نے جھنجھٹ سے چھٹکارا پاؤں۔ اتنا زیور مجھے دیکھ کر الجھن ہو رہی ہے، اور آپ نے پہنا کیسا ہے؟ مائی گاڈ، میں تو حیران ہوں پاکستان کے ٹرینڈس پر۔ ساتھ نے اس کا گال تھپتھپایا اور اٹھ کھڑا ہوا، اپنی بات کہہ کر وہ حیران ہوتی رہ گئی اس شخص پر۔ آنکھوں میں ہلکی نمی، پانی جمع ہوا اور گلا رون سا گیا۔ لمحوں وہ اسے بے مول کر گیا، ساری خوشی سکون دور ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسے گزرے گی زندگی شخص کے ساتھ جو کسی کے بھی احساسات سے آری ہے، نہ اسے پرواہ ہے کسی کی۔ اس نے دکھ درد کی ملی جلی کیفیت میں سوچا۔ ساتھ واش روم جا چکا تھا، وہ شیشے میں خود کو دیکھتی رہ گئی۔ رانیہ صبح کو شیشے کے سامنے بیٹھی تھی، اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ کل رات وہ اس پر اپنا حق جتا کر جلدی سو گیا۔ جس سہاگ رات کی تعریفیں اس نے سن رکھی تھی ویسا تو کچھ نہیں ہوا۔ ساتھ نے ایک دفعہ تعریف کرنے پر بعد دوبارہ اس کا کوئی قصیدہ نہ پڑا۔ کیا تھا جو دل کو کچوے لگا رہا تھا، رانیہ کو سمجھ نہ آیا۔ مان لو رانیہ، ماں باپ کی بات نہ ماننے کا نتیجہ ہے یہ۔ ایسا شخص تمہارے نصیب میں تم نے لکھ لیا جس سے تمہاری ذہنی ہم آہنگی نہیں، جو تم سے بالکل الگ ہے۔ تم پہلے دن پچھتا رہی ہو، کتنا افسوس کا مقام ہے نا، ایک رات میں تم پچھتانے پر مجبور ہو گئی۔ کیسے گزارو گی اتنی لمبی زندگی اس کے ساتھ؟ اندر کی آواز کو دبانے کے لیے برش پٹکا رانیہ نے۔ رانیہ، کیا کر رہی ہو؟ میری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، ساتھ نے چڑھ کر کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ سوری ساتھ، رانیہ نے بالکل ہلکی آواز میں کہا، جس کا جواب نہ دیا اس نے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے نبھانا ہے یہ رشتہ، یا میں ساتھ جیسی بن جاؤں یا اسے خود جیسا بنا دوں۔ رانیہ کے اندر سے آواز آئی۔ اسی وقت دروازہ نوک ہوا۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر اس نے دروازہ کھولا، سر پہ دوپٹہ لیتے ہوئے۔ ساتھ اب تک سویا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، نیاب اور سارا دروازے پر تھی۔ دونوں نے اسے باہر آنے کو کہا۔ سلام دعا کے بعد اس نے اندر کا راستہ لیا، پر ساتھ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو اسے باہر بلا لیا۔ دونوں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگی، جس پر اس نے اپنے تاثر نارمل رکھے، پر اس کے ہر انداز سے شوخی غائب تھی جو اس کی طبیعت کا حصہ تھی۔ کبھی نہ روٹھ ہوئی نہ شرمائی، کیونکہ دونوں رویوں کے اس کے پاس وجہ نہ تھی۔ شرماتی اس صورت میں جب کل رات ساتھ نے اسے سراہا ہوتا، جی بھر کے اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کیا ہوتا، ایسا تو کچھ نہ ہوا تھا، سو شرمانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ روٹ اس صورت ہوتی جب ساتھ نے اس کا حق نہ دیا ہوتا، تو یہ بھی رویہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بدصورت کسی کی بیوی ہو، شوہر پہلی رات اسے منہ دکھائی دیتا ہے اور اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرتا ہے، پر ساتھ نے تو حد ہی کر دی۔ اس کی نظر میں اپنے علاوہ کسی کے احساسات معنی نہیں رکھتے، رانیہ کلس کر سوچا۔
क्या हुआ सुबह ही सुबह मुँह में कौन सी तस्बीह का विर्द की है। सारा ने रानिया से कहा शरारत से। कुछ नहीं आप ही, रानिया ने संभल कर कहा, अपने चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल किए। इसी वक्त साथ की दो और कज़न आए, इनमें से एक ने कहा, वैसे साथ भाई ने मुंह दिखाए में क्या दिया आपको रानिया भाभी। रानिया के चेहरे का रंग बदला, जब करते हुए बोल कहा, कुछ नहीं दिया। वर्ड सबके है मुँह से हैरत से खुले। सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी नायाब को हुई, जिसको अफसोस हुआ खुद पर। इसके दिमाग से कैसे निकल गया, साथ इस ट्रेंड को नहीं मानता और फॉलो नहीं करेगा। वो जानती भी थी, पर शादी के मसले दोनों में इसे याद नहीं रहा अपने भाई को समझाना। अब क्या हो सकता था, जो होना था वो हो गया, सिर्फ काश ही रह गया था अब कहने को। साथ नहीं मानता ऐसे ट्रेंड्स और ना फॉलो करता है, तुम लोग तो जानती हो, नायाब ने संभल कर कहा। हाँ सही कहा नायाब पापी, याद आया इसकी कज़न को। नायाब को काम याद आया तो वो उठकर चली गई। इसी वक्त फयाज आया, अब भी रहनुमाई का टॉपिक ज़ेर बहस था, और सारा के पास आया और कहा, ये भी खूब रही रानिया, चलो अच्छा है मैंने चांदी की तो अंगूठी दी सारा को, साथ ने तो वो भी नहीं दी, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है। फयाज के इस मज़ाहिया तंज पर इसे अपने कहे लफ्ज़ याद आए जो कभी इसने कहे थे सारा आपी से। आज एहसास हुआ मकाफ़त अमल अटल है, इसने सारा का मजाक बनाया था, आज खुद सुनना पड़ा तो अच्छी तरह एहसास हुआ अपनी गलती का। रानिया तुम कहो ना इनसे, साथ इन फजूल रस्मों को नहीं मानता, वरना देने को डायमंड से कम गिफ्ट नहीं देता। सारा ने इसके कंधे पे हाथ रख कर कहा, इसको तसल्ली देने की कोशिश की थी। वो हैरान हुई सारा आपी की शर्मिंदगी भी। इसने अपने शौहर का साथ न दिया, बल्कि इसे इन सवालों को जवाब देने की हिम्मत दी, क्योंकि पूरे ख़ानदान में ये बात गर्दिश करना ही थी। सब कज़न में हंसी मजाक शुरू हो गया। अब रानिया रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि सारा आपी जो इसके साथ थी कुछ देर में साथ फ्रेश होकर आ गया और दोनों ने साथ नाश्ता किया। रात को वलीमा था, इसलिए पॉलर जाना था, दिन में सारा ने इसे बता दिया था। पॉलर जाने के लिए वो अपना पर्स उठाने कमरे में आई तो सारा भी इसके पीछे आई। सॉरी रानिया, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फयाज इस तरह कहेंगे, तुमसे प्लीज़ दिल बुरा ना करना, और हमारी तरफ से। सारा के चेहरे पे बेइंतहा शर्मिंदगी थी। अरे आप ही, मुझे बिल्कुल बुरा ना लगा, बल्कि मुझे मेरी गलती का उन्होंने एहसास दिलाया है। बल्कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने गलत किया था। रानिया ने हाथ जोड़े, जाने क्या हुआ, सारा आप ही ने इसे खींच के गले लगा लिया। पागल हो क्या, तुम ऐसी माफ़ी मांगोगी, तुम मेरी छोटी बहन हो। 2 दिन बुरा लगा, फिर मैंने कुछ दिन बाद खुद ही दिल से माफ़ कर दिया तुम्हें। जाने क्यों रानिया रो पड़ी, तो किसी और बात का था, पर बहाना मिला था रो पड़ी। अरे मत रो मत, क्या हुआ, कोई और बात बुरी लगी तो नहीं लगी। जाने क्यों उसका यूँ सिसकना चौंका आ गया सारा को, इसलिए पूछ बैठी, अरे नहीं आप ही, आपकी मोहब्बत भरे अंदाज पर रोना आ गया। रानी ने संभल कर कहा, अच्छा यही बात है ना, और कुछ तो नहीं, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, समझो कोई मसला हो तो बता देना। नहीं आप ही, मैं खुश हूँ, रानिया ने संभल कर कहा। रानिया तुम हमारी जान हो, तुम्हारी ज़रा सी तकलीफ़ हमें दुखी करती है, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सब, सारा ने दिल से कहा। इसका इशारा अपने घर वालों की तरफ था। जानती हूँ आप ही, रानिया फीका सा हंसकर बोली। वैसे साथ से भी कोई मसला हो, नया पापी को कहोगी, वो यहाँ बैठी हैं, साथ को सीधा करना जानती हैं, समझी, परेशान ना होना, सारा ने इसे प्यार से समझाया। जी आप ही, रानिया ने कहा। सारा और वो दोनों पार्लर के लिए रवाना हुए। बेटा मनान, आप मुझे बताओ, आप आंटी हानिया को क्यों कहने लगे हो मिस हानिया को। आप दोनों ने कहा था मामा बोलोगे जब बाबा इसे यहाँ लाएंगे। वलीद खानज़ादा ने दोनों बच्चों से पूछा। एक बार पहले पर भी दोनों खामोश रहे, अब दूसरी दफ़ा खासकर मनान से मुखातिब होकर पूछ रहे थे। पिछली बार गलती ये थी कि हानिया के सामने पूछा था, इस बार अकेले में पूछ रहा था, अपने कमरे में। इस वक्त हानिया डायमंड की ज्वेलरी सिलेक्ट कर रही थी, आज से रानिया के वलीमे के लिए। ज्वेलर का एक डिज़ाइन दिखा चुका था, पर इसे पसंद नहीं आ रहे थे। एक और ज्वेलर को वलीद खानज़ादा बुला चुका था। हानिया लॉन्च में बैठी सिलेक्शन कर रही थी। वलीद खानज़ादा बच्चों के कमरे में इनसे बास पुरस कर रहा था। मैंने आप दोनों से कहा है था इन्हें मामा बोलो, उन्होंने भी तो कहा था, फिर क्या वजह है। इस दिन तो हानिया ने भी हाँ में हाँ मिलाकर कहा था, मुझे बुलाए ममा। मामा, फिर क्या हुआ जो नहीं कह रहे। ये बात गौर काबिल थी। बाबा कोई वजह नहीं है, बस हमें अच्छा लगता है यही कहना, मनान ने जल्दी से कहा। जबकि हनान तो साकत होकर बैठा था, क्योंकि वो वलीद खानदान से भी डरता था और थोड़ी शाय नेचर का भी था। श्योर, और कोई बात तो नहीं। वलीद खानज़ादा अपने बच्चों की रख रख से वाकिफ़ था। कोई बात ज़रूर है, पर क्या, वो सोचता रह गया। हर कैमरा चेक कर चुका था, इन 15 दिनों में ऐसी कोई काबिल गिरफ़्त बात नहीं थी। नो बाबा, दोनों ने एक साथ कहा। वो उठकर चला गया, दोनों ने सुकून की सांस ली। थैंक्स गॉड तुमने बताया नहीं, मनान ने हनान से कहा।
देखो बच्चों ये हमारा सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, ओके। मम्मा कहोगे तो कितना अजीब लगता है, सब ऐसी ही अजीब नज़रों से देखेंगे मुझ पर, हँसेंगे, इसलिए हानिया आंटी ठीक रहेगा। आपकी मम्मा तो अल्लाह के पास चली गई, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, सिर्फ़ आंटी हूँ, ओके। इसने पढ़ाई के दौरान इन दोनों को समझाया। बज़ाहिर ऐसा लगा जैसे वो पढ़ा रही हो, हकीकत में कुछ और हो। रज़िया इसे कैमरे का बता चुकी थी, इसलिए एहतियात भी ज़रूरी थी। वो ये सब बाहर भी कह सकती थी, पर रज़िया भी हर वक़्त साथ होती थी, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सिर्फ़ पढ़ाई के वक़्त इनके सर पर रज़िया सवार नहीं होती थी। इन दोनों को बता चुकी थी, अगर आप मेरे बारे में कुछ भी बुरा कहोगे अपने पापा से, आपके पापा मुझे मेरे घर वापस भेज देंगे और ख़ुद दोबारा मसरूफ़ होकर भूल जाएँगे आप दोनों को। वो उनको अच्छी तरह डरा चुकी थी। वो दोनों हैरान थे कि इनकी टीचर पहले जैसी नहीं, पर डर लगता था अगर बाबा को बता दें तो ये हमें छोड़ जाएँगी। इसी डर से दोनों खामोश थे। वलीद खानज़ादा जब कभी पूछता हानिया के बारे में दोनों बच्चों से, दोनों उसकी तारीफ़ करते, पर बाप का दिल कुछ गड़बड़ का एहसास दिलाता रहता। पर वो बग़ैर वजह के हानिया को कुछ कहना नहीं चाहता था। कहीं न कहीं वो खुद को महसूस कर चुका था जैसे वो समझता था हानिया को वो बिल्कुल वैसी बिल्कुल नहीं, पर बग़ैर सबूत के कुछ कहना नहीं चाहता था। अगले हफ्ते रिसेप्शन था इनका, जिसके लिए लाखों की मालियत का गाउन था। इसके अलावा डायमंड का सेट, ज्वेलरी सब फ़ॉरेन से मंगवाया था। महंगे सैलून में बुकिंग थी इसकी। वलीमे रिसेप्शन 5 स्टार होटल में था। वलीद खानज़ादा ने इसे अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाने का फ़ैसला कर चुका था। ये सब वो सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए कर रहा था। अब अचानक बच्चों का ये रवैया इसे परेशान कर रहा था। अब रिसेप्शन कैंसल भी नहीं कर सकता था। ये इसकी इज़्ज़त का सवाल था, वरना कुछ हद तक मायूस हो चुका था हानिया से। अब तक जो वो चाह रही थी, इसे दे रहा था, बदले में सिर्फ़ बच्चों की खुशी इसकी डिमांड थी, जिसे भी हानिया फॉर ग्रांटेड ले रही थी। बच्चे खुश नहीं थे, ये तो तय है। वलीद खानज़ादा ने सोचा इनके कमरे से निकलते वक़्त, कोई सेट डन हो जाए तो दे दीजिएगा, पेमेंट पहुँच जाएगी। वलीद खानज़ादा ने ज्वेलर से कहा और एक नज़र हानिया को देखा जो मुँह थी सिलेक्शन करने में। हानिया वलीद ने इसे बुलाया। जी। हानिया ने चौंक कर सवालिया अंदाज़ में देखा जैसे पूछ रही हो, क्या कहना है कहिए। मेरा ख़्याल है 2-3 ले लें, मसला हल हो जाएगा। वलीद खानज़ादा ने इसकी मुश्किल दूर कर दी, क्योंकि वो अंदाज़ा कर चुका था किसी एक पर दिल नहीं मान रहा था इसका, इसलिए इतना टाइम ले रही है। वाक़ई में ले लूँ? हानिया ने चहक कर पूछा। वो बेइंतहा खुश थी इसकी इस बात पर। ले ले, एक आध बच्चे से सिलेक्ट करवा लें, दोनों खुश हो जाएँगे। वलीद खानज़ादा ने अपनी तरफ से तुरक कर पत्थर फेंका था। हानिया अपने ख़्याल में थी, इसका ध्यान नहीं किया, बेसाख्ता बोली। पहनना मुझे है, बच्चों को नहीं, तो सिलेक्शन भी मेरी होगी। वलीद खानज़ादा से देखता रह गया। जो इसे समझना था वो अच्छी तरह समझ चुका था। मलामत से देखता हुआ बोला, ओके एज़ यू विश। वे वो लंबे डग भरता हुआ चला गया। अरे मैंने पूछा ही नहीं, वलीमे के टाइम तक तो आ जाएंगे। हानिया ने सोचा, पर दोबारा मसरूफ़ हो गई सेट सिलेक्शन पर। सीढ़ियों पे खड़े दोनों बच्चे इसे देख रहे थे मोहब्बत से। रानिया बैंक्वेट पहुंच गई थी, पर साथ थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि इसके दोस्तों के साथ मसरूफ़ था शाम से। सब हैरान हुए, दुल्हन रेडी है, दूल्हा पहुंचा ही नहीं। ये ऑलरेडी डिसाइड था दोनों के साथ एंट्री होगी, और वैसे ये कंबाइंड फंक्शन था। फ़ोटो शूट होने लगा। रानिया का कुछ देर में पहुंच गया साथ, और दोनों की साथ एंट्री हुई। वो वाइट मैक्सी में शहज़ादी लग रही थी, जबकि वो ब्लैक कंप्लीट काफ़ी हैंडसम लग रहा था। काफ़ी शोर-शराबा, म्यूज़िक, लाइटिंग का रुदो-बदल, फूलों की बरसात हुई इन दोनों पर। फिर फ़ोक सिस्टम, काफ़ी रोमांटिक सिस्टम था। सब बेइंतहा तारीफ़ कर रहे थे कपल की। फ़ोक सिस्टम की वजह से कुछ गीलापन हो गया था। फ्लोर जैसा कि आर्टिफ़िशियल ट्रांसपेरेंट सा बना फ्लोर था, इसलिए रानिया का पाँव फिसलने लगा था। अगर बर वक़्त साथ ना थामता तो वो गिर पड़ती। फिर भी थोड़ा अजीब हो गया माहौल, कहीं हँसी तो कहीं अफ़सोस का समा बन गया। हाई हील की वजह से संभलना मुश्किल था, वरना खुद को सँभाल लेती रानिया खुद ही। ऐसा लग रहा था ना गिर कर भी वो गिरी हो जैसे। कुछ देर बाद वो सब नॉर्मल हो गया, पर रानी ने महसूस किया साथ के तासुरात सर से थे। रानी को फ़िक्र परेशानी हुई इसके मूड की। दूसरी तरफ सबा जो जल्दी में स्टेज की तरफ जा रही थी, इसे सुभान ने रोका। सबा इसकी पुकार पर पलटी। ध्यान से यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं, गिर ना जाओ कहीं, सुभान ने प्यार से कहा। वो शर्मा गई। जी बस इतना कह सकी। कुछ देर में फ्लोर साफ हो जाएगा, डोंट वरी, सुभान ने बताया। जी ख्याल करूँगी, सबा ने कहा। गिफ्ट साथ देंगे रानी और साहब को, मैं आ रहा हूँ लेकर स्टेज पर, सुभान ने याद दिलाया। ओके आप जल्दी आ जाएं, सबा ने कहा। कुछ देर में सुभान जाकर गिफ्ट लाया और दोनों ने मिलकर रानी और साथ को दिए। इसके अलावा उन्होंने भी फ़ोटो खिंचवाई इनके साथ। हानिया खूबसूरत मैक्सी पहनकर आई थी, डायमंड का सेट नुमाया था ब्लैक मैक्सी पर। वलीद खानज़ादा को देखकर महफ़िल का दूसरा समा बन गया। सबका बढ़ कर मिलना वली से हानिया को और मग़रूर करने लगा। बच्चे इसे देखकर खुश हो रहे थे, इनको अपनी हसीन मामा पसंद थी।
वलीद खानज़ादा सिर्फ अहाद साहब के इसरार पर इस महफ़िल का हिस्सा बने थे, वरना अगली सुबह की लंदन की फ़्लाइट थी। जाना तो नहीं चाहते थे मगर मजबूरी थी। हानिया बच्चों को पहले समझा चुकी थी, सारा वक़्त मेरे आगे-पीछे पढ़ने की फिरने की ज़रूरत नहीं, दावत में रज़िया बी के साथ रहना आप दोनों को। जबकि वलीद खानज़ादा ने इतराज़ किया, हानिया ने बच्चों का नाम लिया कि वो चाहते हैं। जब इसने पूछा तो बच्चों ने खुद कहा रज़िया बी चलें, इसलिए बच्चे रज़िया बी के साथ ही थे दावत में। कई लोग इससे मिल रहे थे पर इसकी तवज्जो का मरकज़ अपने बच्चे थे। जाने क्यों हानिया को अपने घर में लाने के बाद वो ज़्यादा एहतियात पसंद हो गया था। हालाँकि ऐसा होना चाहिए था कि रिलैक्स हो जाता पर यहाँ का किस्सा उलट था क्योंकि बच्चों के अंदाज़ अजीबो-गरीब थे जो इसे मुतमईन नहीं होने दे रहे थे। वलीद खानज़ादा को हानिया के घरवाले बहुत पसंद आए थे, जिनका हर अंदाज़ पुरख़ुलूस था। आज जिस तरह सुबान और सबा ने हानिया के साथ-साथ बच्चों के लिए गिफ्ट लाए थे, इसे खुशी हुई क्योंकि इसे चीज़ों की माली से ज़्यादा देने वालों का खुलूस इम्प्रेस करता था। दोनों बच्चों को प्यार किया सब घरवालों ने, इवन दुल्हन बनी रानिया ने जिस तरह झुककर दोनों से मिली, वो मुतासिर कर गया वलीद को। वरना इनके सर्कल की ब्राइड्स तो बच्चों को इग्नोर करती हैं और बच्चे ब्राइड्स बहुत पसंद होती है। मेहंदी की रात भी दोनों बच्चों की ज़िद्दी हम भी मेहंदी लगाएँगे, घर वालों ने दोनों को प्रोटोकॉल दिया। दोनों ने रानिया को मेहंदी लगाई तो लगाई पर ज़िद करके सबा को भी लगाई क्योंकि वो भी ब्राइड लगी थी दोनों को। सब मुस्कुरा उठे दोनों की ख्वाहिश पर। सबा और सुभान दोनों की हथेली पर लगा दी मेहंदी। किसी ने बुरा ना माना बल्कि सब दोनों को प्यार दे रहे थे। यूसरा बेगम नानू अम्मी बन गई थी जबकि आहा साहब नानू बाबा थे बच्चों के। भला 2 मासूम बच्चों से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता था? इन मुख़लिस लोगों के रवैये देखकर वो अपने बच्चों को रोकना नहीं चाहता था इनके घर जाने से। अब हानिया का बदला अंदाज़ इसे चुप रहा था पर अहाद साहब का लिहाज़ करते हुए चुप था। जब तक कुछ ठोस वजूहात नहीं मिलती हानिया के रवैये की, वो ख़ामोश इख्तियार किए हुए थे। दोनों घर आ गए थे बच्चों को लेकर। बच्चे थके थे, इनको रज़िया को चेंज करने का कहकर हानिया बेडरूम में आ गई। वलीद खानज़ादा ज़रूरी कॉल सुनने के लिए बाहर ठहर गया। आधे घंटे के बाद रूम में आया तो हानिया को ब्लैक सिल्क की नाइटी में देखकर चौंका। इसके जिस्म की सब रानियाँ नुमायाँ थी। पिछली कई रातों से वही सब कर रही थी, पर वो अपने दिल का क्या करता जिसमें कशफ ही कशफ थी। इसे अफ़सोस हुआ इस लड़की के लिए, लम्हा भर के लिए दिमाग में आया इसे इसका हक दे दे, पर दिल क्या करता जो रज़ामंद ना था। हानिया मैं स्टडी में जा रहा हूँ, कुछ काम है, सुबह सवेरे फ़्लाइट है, आपके उठने की ज़रूरत नहीं। ओके, अभी कह देता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अपना और बच्चों का ख़्याल रखना। इतना कहकर ठहरा नहीं और एक भी गलत नज़र डाले बगैर रूम से चला गया। वो उसे जाता देखती रही। शीशे के सामने खड़ी पूछ रही थी, बताओ मैं खूबसूरत नहीं? बताओ। शीशा चीख-चीख कर उसकी तारीफ़ कर रहा था। क्या कमी है मुझ में? पिछली 5 रातों में एक नज़र के बाद दूसरी नज़र नहीं डालता ये शख़्स मुझ पर। क्यों, क्यों, क्यों? वो पागलों की तरह खुद से पूछती जा रही थी। इतने साल हो गए इसकी बीवी को गुज़रे, फिर क्यों नहीं देखता मुझे? ऐसे नहीं चलेगा, अभी जाकर पूछती हूँ। स्लीवलेस घुटनों तक नाइटी किसी मोमिन का ईमान डगमगा दे, पर वलीद खानज़ादे पर फ़र्क नहीं पड़ा था। इसे देखकर इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँचने लगा। ये सोच-सोच कर गाउन पहनकर खुद को ढाँपा और कसकर डोरियाँ बाँधी थी। रूम से निकल आई, स्टडी गई, वहाँ ना पाकर वलीद खानज़ादा को हैरान हुई। इसलिए दूसरे कमरे में जाकर कहीं ना मिला इसे। एक कमरा जिसको अक्सर लॉक लगा रहता था, आज खुला देखकर हैरान हूँ। इससे पहले अंदर चली जाती वलीद खानज़ादा की आवाज़ पर चौंकी। मुझे माफ़ कर दो कश्यप, तुम्हारी जगह किसी को देने का ख़ताकार हुआ हूँ, पर ये सब हमारे बच्चों के लिए किया है मैंने। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? नहीं, तुम नाराज़ नहीं हो सकते, तुम्हें अपने वली से नाराज़ होना नहीं आता था। मैं जानता हूँ, इसके लफ्ज़ में दर्द तड़प थी। इसके ख्वाबों का शहज़ादा किसी और का मातम कर रहा था, वो हक्का-बक्का होकर देख रही थी। वो लड़की तुम्हारी जगह लेना चाहती है, पर वो बेवकूफ़ है। ज़िंदा लोग अपनी ज़िंदगी में किसी की जगह देते हैं। मैं तो तुम्हारे साथ ही मर चुका हूँ कश्यप, वो बेवकूफ़ नहीं समझती। कम उम्र है ना इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है, समझदार होती कब की समझ जाती। मेरी ज़िंदगी में इसकी जगह नहीं है, मैं इसे सब बता चुका हूँ। शायद वो समझी नहीं मेरे जज़्बात तुम्हारे लिए, इसलिए मान गई शादी के लिए, वरना इसकी ज़िंदगी कभी ख़राब ना करना चाहता था मैं। अब मुझे इसकी फ़िक्र हो रही है कि वो इसकी ज़िंदगी ख़राब करने का मैं ज़िम्मेदार तो नहीं, इसलिए सोचा इसका हक़ अदा कर दूँ। क्या करूँ इसका दिल जो तुम्हारी जगह किसी को देने को तैयार नहीं? इन आँखों का क्या करूँ जो तुम्हारे सिवा कुछ नहीं देखती? मैं मजबूर हूँ कश्यप, मैं नहीं अदा कर सकता इसका हक़। इससे ज़्यादा सुनने की हिम्मत नहीं थी हानिया में। वो अपने आँसू पोंछती वहाँ से चुपचाप पलट आई।
مجھے آپ سے اس بے وفوقی کی امید نہ تھی رانیہ، ہیل نہ پہنی جاتی تو پہننی کیوں؟ کتنا شرمندہ ہونا پڑا مجھے۔ ساتھ نے کمرے میں آتے سے اس کی بے وقوفی پہ لدھاڑا، پر ساتھ وہ سب فوق کی وجہ سے ہوا ہے۔ رانیہ نے صفائی دینا چاہی پر وہ اس کی بات کاٹ گیا اور کہا، تو مجھے بتا دیتی، میں صاف کروا دیتا۔ جلدی کیا تھی تمہیں اسٹیج پر پہنچنے کی؟ شاید یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جو آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ رانی کے برداشت جواب دے گئے، اس لیے دو بدو بولی، تو میں نہیں سمجھ آ رہا ہے مجھے کس بات پہ غصہ آ رہا ہے؟ ساتھ نے دانت پس کر پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آخر کس بات پہ اتنا غصہ آ رہا ہے آپ کو؟ رانی نے چڑھ کر کہا، اف، جانتی ہو جب بھی کوئی شادی ہوگی گھر خاندان میں ہر جگہ یہ بات ہوگی، وہ ہمیشہ تم لوگوں کو سننا پڑے گا، ہم لوگوں کو سننا پڑے گا کہ سات اور رانیہ کے ولیمے پہ دلہن گرتے گرتے بچی، پھر نصیحت اور تلقین شروع ہو جائے گی سب کی، اب ہمارے بچے ہو جائیں گے تو ان کو بھی یہ سنا کر ہمارا مذاق اڑائیں گے سب۔ یہ سوچ کر مجھے الجھن ہو رہی ہے، میں تو خاندان کی کوئی شادی اٹینڈ نہیں کروں گا اب سے۔ ساتھ نے اپنی بھڑاس نکالی۔ وہ حیران ہوئی اس کی اتنی گہری بات پر، وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ جو نقشہ اس نے فیوچر کا کھینچا تھا وہ بھی کچھ حد تک صحیح تھا۔ وہ اس کی نیچر کو سمجھ رہی تھی، اس کی برداشت نہیں تھی لوگوں کے کمنٹس اور جوکس برداشت کر سکے۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا تھا، رانیہ کر بھی کیا سکتی تھی سوائے افسوس کے؟ اوکے چھوڑیں جی، چھوڑو جی، بھر کے دیکھنے دو میری فیوریٹ ڈریس جو پہنا ہے تم نے، ساتھ نے لہجہ بدل کر کہا۔ اس کا حسن سے بہکا رہا تھا، موقع بھی تھا، دستور بھی تھا، اس لیے سب کی فکریں بھلا کر اس کی طرف بڑھا۔ آج وہ بھرپور انداز میں اس میں اپنی شدتیں لٹانے لگا، وہ سمٹی رہ گئی۔ اس نے شکستہ قدموں سے قدم رکھا اپنے روم میں۔ ہانیہ نے ڈھال سی تھی، اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پر جو اس نے سنا، کس طرح ولید خان زادہ رو رہا تھا اپنی بیوی کی تصویر کے سامنے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا آئیڈیل کسی کا عاشق نہیں ہو سکتا، یہ ظلم میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس نے سب سامان ڈریسنگ کا بکھیر دیا ایک جھٹکے میں۔ اس کی آواز میں چیخ تھی، وہ رو پڑی نصیب کی اس ستم ظرفی پر۔ اب وہ اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا میں نے خود کے ساتھ؟ نہیں چاہیے مجھے دولت پیسہ، مجھے بس میرا شوہر چاہیے۔ وہ رو رہی تھی، بین کر رہی تھی، بلک بلک کر روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ شکر تھا رات کے اس پہر گھر میں سب سوئے تھے، اور کون سے اتنے لوگ تھے جو تماشا لگتا۔ یہ کیسا ظلم خود کے ساتھ میں کر بیٹھی، کیوں میری عقل پر پتھر پڑ گئے جو ایک زندہ لاش کی تمنا کر بیٹھی؟ وہ بین کر رہی تھی اپنی بد نصیبی پر۔ ولید خان زادہ، میں تمہارے ظاہر سے دھوکہ کھا گئی، میری زندگی تباہ ہو گئی، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، مجھے یہ ذلت گوارا نہیں۔ میرے ساتھ تم نے بہت برا کیا، تم کبھی نہیں پلٹو گے میری طرف، میں جانتی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا ساتھ جو صرف نام کا ہو۔ وہ خود سے بولی جا رہی تھی، وہ شدت غم سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں بکھری ہوں، تم بھی بکھرو گے، اتنے آرام سے تم بری نہیں ہو سکتے، تمہیں اتنا زج کروں گی، خود نکال کر باہر کرو گے تم مجھے اپنے گھر سے۔ میں کبھی کسی پہ مسلط نہیں ہوں، مجھے خدا نے چاہا جانے کے قابل بنایا ہے، میں کسی کی من چاہی بیوی بنوں گی؟ انچاہی نہیں، کبھی نہیں، مجھے نہیں رہنا تمہاری انچاہی بیوی بن کر، نہیں منظور یہ ذلت مجھے۔ اس نے ایک عزم سے سوچا، کپڑے بدلے، ایک رات میں بہت لمبا سفر طے کر لیا اس نے، سب فیصلے وہ کر چکی تھی۔ اگلی صبح ولید خان زادہ کمرے کی حالت سے اندازہ کر چکا تھا، اس طرح اس کے اگنور کرنے پر یہ سب کیا ہوگا ہانیہ نے۔ کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ سنبھل جائے گی، اتنی دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، یہ غم تم بھول جاؤ گی، بس بچوں کو تمہیں پیار دینا ہوگا ہر حال میں، اس سے تم کو دستبرداری نہیں کرنے دوں گا میں۔ ولید خان زادہ نے اس کے سوہے وجود کو دیکھ کر کہا، اب واپسی میں تم سے بات ہوگی۔ ولید خان زادہ نے سوچا۔ کچھ دیر میں وہ تیار ہو کر ناشتہ کر کے وہ روانہ ہوا لندن کے لیے۔ پیچھے ہانیہ نے بچوں کی نئی ٹیچر رکھ دی، وہ مکمل ان سے لا تعلق ہو گئی تھی۔ اس سیٹرڈے کو ان کا ریسیپشن تھا، جس کا بہانہ کر کے وہ گھر آئے، شاپنگ پر لے گئی صبا کو۔ صبا حیران تھی اس کے انداز پہ، شاپنگ پہ لے کر تو شان سے گئی تھی، پر وہاں جا کر اس نے ہر طریقے سے اسے نیچا دکھایا۔ پلیز آپ نیو ڈریس لیں میرے ریسیپشن پر، ہانیہ نے صبا سے کہا۔ اس نے ایک ریڈی میڈ گرین پسند کیا تو ہانیہ ہنس پڑی۔ صبا آپی، کہاں آپ کی سامنی رنگت اور کہاں صبان کی سرخ سفید رنگت، آپ دونوں کا جوڑ کہاں میچ کرتا ہے؟ دیکھیں آپ کو چاہیے کلر صحیح چوائس کرے جس سے آپ کی ساملی رنگت میں نکھار آئے، نہ کہ اور ڈل لگے۔ صبا کو عجیب احساس کمتری نے گھیرا ہانیہ کی باتوں سے۔ صحیح کہا تم نے، مجھے کون سا کلر لینا چاہیے ہانیہ؟ صبا نے سنبھل کر پوچھا۔ صبا کو رہ رہ کر اپنا اور صبان کا خیال آیا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، صبان ایک حسین نوجوان بھرپور مردانہ وجاہت لیے مرد تھا، جبکہ صبا اس کے پاسنگ بھی نہ تھی دنیاوی نظر سے، پر اندر سے وہ بے انتہا خوبصورت دل کی مالک تھی، جس کی پہچان وقت رہتے صبان کو بھی ہو چکی تھی، جس سے صبا اور ہانیہ دونوں انجان تھے۔ میرا خیال ہے اسکن یا گولڈن لیں، ہانیہ نے
मशवरा दिया। एक गोल्डन कलर इसे पसंद आया तो बोली, ये ठीक रहेगा हाँ ना हानिया, इसमें तो कुछ बेहतर लगूंगी ना मैं? जुबान को तो अच्छा लगेगा ना? सबस की बातों के बाद खुद पे एतबार खोने लगी, इसलिए कॉम्प्लेक्स अंदाज में पूछने लगी। हानिया ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ये ठीक है, कुछ बेहतर तो लगेगा आपका वजूद। जुबान खुश होगा, देख लीजिएगा। हानिया ने एक अदा से कहा, और वो इस कदर हसीन लग रही थी कि कितने लड़कों ने पलटकर इस परी पैकर को देखा था। सही कह रही हो तुम। हाँ थैंक यू हानिया, सबा ने सादगी से कहा। शीशे में खुद से लगाया वो ड्रेस देख रही थी। एक लम्हे की न को सबा की नज़र इस पे पड़ी तो उसका हुस्न देखकर दंग रह गई, जो ब्लैक कलर में दमक रही थी, जबकि सबा खुद को मासी तस्वर कर रही थी इसके सामने। सबा के दिल में होक सी उठी, जाने क्यों। फिर इसे फेशियल के लिए ले गई, पर इस दौरान उसके जहन में ये बात अच्छी तरह डाल चुकी थी, वो किसी तरह जुबान के लायक नहीं। वो इसे मुकम्मल एहसास कमतरी में मुब्तला कर चुकी थी। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जिसे जुबान ने दिया था वो ज़ीरो हो गया था। हानिया तुम बहुत अच्छी बहन हो। आज तुमने मुझे सही बातें सिखाई हैं। अब मैं तुम्हारी तरह अपनी स्किन का ख्याल रखूंगी। सबा ने सादगी से एक और क्रेडिट इसे दे दिया। वो खुल के मुस्कुराई। अगर पहले वाली हानिया थी तो तंज करते हुए बात करती, पर अब वो मुकम्मल संभल कर एक और खेल खेलने चली थी। बस वक्त ने बताना था इस बार भी जीत इसके नसीब में होगी या फिर वक्त का फैसला कुछ और था इसके लिए। ये तो वक्त ही बताएगा। करना भी चाहिए आपको। आप ये शुक्र करें मैंने शादी कर ली, वरना आप तो जानती हैं जुबान का पहला और आखिरी क्रश मैं ही हूँ। इनके दिल में मेरा जो मुकाम है वो कोई नहीं ले सकता, हानिया ने एक अदा से कहा। सबा जो अब तक खुश थी शानिया के साथ इसके रेस्टोरेंट में, कहीं इस बात पर इसका निवाला फंस गया। अजीब घुटन का एहसास जगा सबा के अंदर। सॉरी सबा, आप ही मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हानिया ने संभल कर कहा। अरे नहीं, इट्स ओके, कुछ गलत भी नहीं कहा तुमने, सबा ने तकलीफ से कहा। शुक्रिया आप ही मुझे समझने के लिए, हानिया ने इसके हाथ पर हाथ रखा। वो दोनों खाना खत्म करते हुए बाहर निकली। आज साद और रानिया का डिनर था रानिया के मैके में। ठीक 2 दिन बाद अमेरिका की फ़्लाइट थी। सब खुश भी थे पर दुखी भी थे, क्योंकि इस घर की चिड़िया इतनी दूर जाएगी, फिर सालों साल मिलेंगे। पर क्या करते, आजकल के बच्चों को अपने मुल्क से प्यारा परदेस था। फयाज के सब घर वाले नया पापी और उसका शौहर भी इनवाइट थे। हानिया अकेली आई थी बच्चों को घर छोड़कर, जिस पर सब नाराज़ हुए, खासकर आहा साहब। पर इसे कोई परवाह नहीं थी। सबको तसल्ली के लिए कहा, बच्चों के एग्ज़ाम करीब है, वरना ज़रूर लेकर आती। कुछ देर के लिए आ जाते तो क्या फ़र्क पड़ता। एक तो इनका बाप लंदन में बैठा है और दूसरा तुम बच्चों को नौकरों के आसरे पर छोड़कर आई हो। कितना बुरा लगता है हानिया। अब तुम शादीशुदा बच्चों वाली हो, बच्ची नहीं हो। यूसरा बेगम ने उठा बिठाकर इसे खूब लदाड़ा अकेले में खाने के बाद। कुछ नहीं होता, वो बच्चियाँ आती हैं, फ़िक्र ना करें। हानि ने कंधे उचकाकर मज़े से कहा। बहरहाल वो सिवाय माथा पीटने के लिए क्या कर सकती थी। हानि को समझाना, बिल्ली को कहना शेर को बुलाए, इसलिए युसरा बेगम समझाती थी, पर हानिया करती वही जिसका दिल मानता। हानिया वहाँ से चली गई, उठ के डर था और लेक्चर ना देने पर बैठ जाए। इसी वक्त खामोशी से रानिया इनके पास आकर बैठी। अम्मी क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? इसके लहजे में एक आस थी। तुमने कोई गलती नहीं की, फिर कैसी माफ़ी? ख्वाहिश करना, ख्वाब देखना तुम्हारा हक है। मैं तुम्हें इस हक से महरूम नहीं कर सकती। अगर तुम अपने माँ बाप का कहना नहीं माना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई तो भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए खुश हैं। बस इतना कहूँगी, जब मन मर्जी की है तो इस रिश्ते को निभाना। अगर कुछ मुश्किल पेश आए तो खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी पसंदीदा ख्वाहिश है। सब्र का दामन कभी मत छोड़ना, जो वो हालात हों। हमारी दुआ है कभी कोई गम तुम्हारे पास ना भटके। फिर भी ज़िंदगी में सब मुमकिन है, इसलिए शादी के बाद हर माँ बाप बेटी को सब्र की तलकीन ज़रूर करते हैं। एक और बात, हमसे किसी सपोर्ट की उम्मीद मत रखना। फैसला तुम्हारा है तो नताइज की ज़िम्मेदार भी तुम खुद होगी। उम्मीद है मेरी बात का मतलब तुम अच्छी तरह समझ रही हो। कोशिश करना साथ और नयाब को तुमसे कोई शिकायत ना हो। जितने मान से लोगों ने तुमको मांगा है वो बरकरार रखना। ना कभी अपनी इज्जत कम होने देना, ना हमारी करना, क्योंकि हमारी इज्जत तुम्हारे कंधों पर है। युसरा बेगम ने खुलकर इसे समझाया। वो उनको देखती रह गई कि सफाकी से उन्होंने इसे समझाया। अपने मन मर्जी करने पर बात इनसे कोई उम्मीद न रखें, मतलब कोई वास्ता न रखे। रानिया बहुत दिल बर्दाश्त हुई इनकी बातों से। काश अम्मी एक दफ़ा ये भी कह देती, अगर मुझे कोई शिकायत हो तो आपको बता सकूं, सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए सही। आपने तो अपनी रियायत नहीं दी मुझे। आप लोग मेरा साथ देंगे, पर नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना कोई ऐसी उम्मीद दिलाई है। मतलब मेरा दुख, मेरी तकलीफ़ कोई मायने नहीं रखता आपकी नज़र में। अगर इस रास्ते से मुझे कोई दुख दर्द मिले तो इसे मैं बर्दाश्त करती रहूँ, और आप में इसे किसी से इसकी शिकायत ना करूँ। क्यों अम्मी, मैं तो आपकी चिड़िया हूँ ना, मुझसे भी गलती हो सकती है। क्या ये गलती की इतनी बड़ी सज़ा देते हैं कि मुझसे यूँ दबारी अख्तियार कर रहे हैं?
इन लोगों को मुझसे कोई तकलीफ़ ना हो इस बात की परवाह है बस आपको। ठीक है अम्मी, मेरा आपसे वादा है, हर दुःख हर तकलीफ़ खुद पर सह लूँगी, पर आप लोगों से उफ़ नहीं कहूँगी। कभी साथ या नया पापी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। वो दिल ही दिल में खुद कहती रही, ज़बान से एक लफ़्ज़ ना कहा युसरा बेगम से। माँ ने तो गले नहीं लगाया, पर वो खुद इनके गले लगी। कुछ आँसू बहा दिए और एकदम उठकर चली गई वहाँ से। साथ ने सबको मना कर दिया था एयरपोर्ट के लिए, सब चाहे तो घर पर मिलने आ सकते हैं जिस दिन निकलना हो। वो टाइम का तफ़सील से बता चुका था ताकि रानी के घरवाले इस हिसाब से आकर मिल जाएँ। अगर एयरपोर्ट का मना ना करते तो सब आते और इतना रश मुनासिब नहीं लगता था एयरपोर्ट पर। हानिया वो रात वहीं ठहर गई। अगली सुबह वापस आई अपने घर। लॉन्च में वलीद खानज़ादा को देखकर टटकी, सलाम किया और आगे बढ़ गई। हानिया रुको, वलीद खानज़ादा ने कहा। जी कहिए। इसने कदम रोके पर पलटे बगैर बोली। सोफे पे आकर बैठे बात रूबरू होगी, खड़े खड़े नहीं। वो बेजार चेहरे लिए इसके सामने बैठी इधर उधर देखने लगी। वो वलीद खानज़ादा के सिवा हर चीज़ को देखने के काबिल समझ रही थी। वलीद खानज़ादा ज़ब्त करने की कोशिश करने लगा इसके इस एटीट्यूड को। आप कुछ कहेंगी या मैं जाऊँ? मुझे ये थकान है, शदीद नींद आ रही है। हानिया ने भरपूर अंगड़ाई ली। वो कलस कर रह गया इसके बेजारकुन अंदाज पर। आप बच्चों को क्यों छोड़ गए? इनको साथ लेकर जाती। वलीद खानदान ने बात पुरस की। मेरे घर वालों की दावत थी, बच्चों का वहाँ क्या काम? इनका उनका स्कूल होता है और मुझे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना था। मिल गया जवाब, अब जाऊँ? हानिया ने रूट लहजे में कहा। हानिया ने बदतमीज़ी की इंतहा करते हुए आखिरी लफ्ज़ कहे थे। वलीद खानज़ादा हैरान हुआ। जितना समझ रहा था वो इससे भी ज़्यादा तेज़ और बदतमीज़ साबित हो रही थी। अपना लहजा दुरुस्त करें, मैं इस लहजे का आदी नहीं। वलीद खानज़ादा ने सुकून से कहा। तो आदत डाल लें, मैं इसी अंदाज़ में बात करूँगी। अगर कोई मुझसे गलत बात कहेगा तो। दो टोक लहजा, बदतमीज़ अंदाज़, नडर तरीके से इसे देखती हुए बोली थी। तो बताना पसंद करेंगी मैंने आपसे कौन सी गलत बात की है? वो इसकी आंखों में देखता पूछ बैठा। मेरे सर पर ज़बरदस्ती बच्चों को मुसल्लत करेंगे तो मैं भी इसी अंदाज़ में बात करूँगी। फिर आपकी मर्ज़ी, इसे बदतमीज़ी कहें या कुछ और। वो इसे हैरान पर हैरान कर रही थी। वो इससे इतनी बदतमीज़ी की उम्मीद नहीं कर रहा था जितनी वो करने लगी थी। हानिया अब हद से गुज़र रही हैं। वो खुद पर ज़ब्त करता हुआ बोला, पहले आप अपनी हदूद का तयन कर लें, फिर मेरी बात करें। हानिया का लहजा किसी भी जज्बे से आरी था। चाहती क्या हो तुम? साफ कहो, इसने दो टोकलो लहजे में पूछा। वो भी सही वक्त पर आने पर बता दूंगी, फ़िलहाल सब्र करें जैसे मैं कर रही हूँ। बगैर किसी मुरवत और लिहाज के वो मुसलसल बोल रही थी, वो भी इस शख्स के सामने जिसके सामने हर कोई बोलने से घबराता था। कमाल हानिया का नहीं था, कमाल तो वलीद खानज़ादा का था जो इस लड़की की इतनी हमेशा से सुनता आया था, आज बर्दाश्त भी कर रहा था। इसके बच्चे इस लड़की को चाहते थे, इसलिए मजबूरन और दोबारा भी वो इससे अच्छे की उम्मीद ली। अपनी इस बात पे शर्मिंदा था, वरना वलीद खानज़ादा कभी किसी के आगे शर्मिंदा नहीं हुआ था पहले कभी। वो उसके जज़्बात और एहसासात की कदर भी रखता था अपने अंदर। देखिए हानिया, मैं आपसे अपना ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना चाहता। बेहतर यही होगा इस रात की बात को भूल जाएँ। जो हुआ वो गलत हुआ था और मैं भी मजबूर हूँ। मैंने आपको पहले ही अपने अंदर की कैफ़ियत का हाल बता दिया था, फिर आप कैसे मुझसे कोई उम्मीद रख सकती हैं, वो भी इतनी जल्दी? वलीद खानज़ादा ने आराम से इसे समझाने की कोशिश की। मिस्टर वलीद खानज़ादा, अपनी गलतफ़हमी दूर कर लें। पहली बात तो ये है कि आपसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए बेहतर होगा आप भी मुझसे कोई उम्मीद ना रखें और ये हम दोनों के हक़ में बेहतर होगा। दो टोक लहजे में कहकर वो उठकर चल दी। वो उसे जाता देखता रह गया। वो ऊपर बच्चों के कमरों की तरफ बढ़ गए। बच्चे तो घर पर नहीं थे, पर वो मुकम्मल सुकून आराम के लिए इनके कमरे में सो गई। नीचे लॉन्च में मलिक खानज़ादा हैरान परेशान था इसके इस सर्द रवैये। इसकी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, पर जो भी कर रही थी वो बहुत गलत कर रही थी। दोबारा वलीद खानज़ादा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। आज इनका रिसेप्शन था। वलीद खानज़ादा के पेरेंट्स भी आए हुए थे। इनका सिर्फ एक दिन का स्टे था। कल रानिया की फ़्लाइट थी, पर अपनी बहन का रिसेप्शन वो अपने शौहर के साथ अटेंड करने आई थी। वलीद खानज़ादा की हानिया के साथ नाराज़गी अपनी जगह थी, पर इसके घर वालों को इज़्ज़त देने में इसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो सबसे अपने ससुरालियों को फ़ख्र से मिलवा रहा था। यही इसके असल ख़ानदानी होने की निशानी थी। इस बात में कोई शक नहीं था। वो एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का मालिक था, जो इतना रईस होने के बावजूद गुरूर नाम की चीज़ न थी। यही चीज़ें उसे मुमताज़ और मुनफ़रिद बनाती थी। आहा साहब इसके रुख रखाव से मुतासिर थे। मिसेस खानज़ादा वलीद का हाथ थामकर साइड पर ले गए और कहा, क्या हो गया तुमको जो इतनी वैल्यू दे रहे हो इन मामूली लोगों को? ऐसे लोगों को हाथ में रखो, वरना सर चढ़ कर बोलते हैं। प्लीज़ मॉम, इनके बारे में ऐसी कोई बात मैं नहीं सुनूँगा, वो बहुत अच्छे लोग हैं। वलिद ने गुस्से से कहा। इसका बिगड़ा हुआ मूड देखकर उन्होंने खुद को सँभाला और कहा, अब कि इनका लहजा नरम था। ठीक है, कुछ नहीं कहती, सिर्फ़ एक बात का जवाब दो, तुम्हारी बीवी का मुँह क्यों बना है? आपको कोई इश्यू है? वलिद ने सवाल किया। इनके सवाल पर वो हैरान हुई थी अपने बेटे के सर्द अंदाज़ पर।
नहीं तो उन्होंने सरसरी लहजे में कहा, मुझे भी कोई इश्यू नहीं, तो बस रहने दें। वलिद खानज़ादा ने कंधे उचकाए और दुनिया दिखावे को इसके साथ खड़ा हुआ। हानिया ने एक गलत नज़र भी इस पर न डाली। यूं वलिद खानज़ादा को भी कोई फ़र्क न पड़ा था इसके इस अंदाज से। सबने गिफ्ट दिए इस कपल को, सबने सराहाया इस जोड़ी को। वलिद खानज़ादा की चॉइस की, सबने तारीफ़ की। बच्चे साथ ही थे पर हानिया को मुसलसल इग्नोर कर रही थी। वलिद महसूस कर रहा था पर इसे अब कोई परवाह नहीं थी, ना डर था वलिद का। सबा और रानी ने बच्चों को खुद में मसरूफ़ कर लिया। बच्चों ने उनके साथ खाना खाया। दोनों बच्चों की महरूमी का एहसास वलीद के अंदर जागा। सबसे पहले वो कुछ कर बैठता, सबा और रानी ने माहौल संभाल लिया। वो शुक्रगुज़ार था इन दोनों का जिन्होंने इस महफ़िल में तमाशा न बनने दिया, वरना अपनी तरफ से हानिया ने कोई कसर न छोड़ी थी। वापसी के वक़्त वलीद ख़ानदान ने एक गोल्ड का सेट दिया रानी को, जिसे लेने में वो हिचकिचा रही थी, पर इसे छोटी बहन कहकर दिया था, इसे लेना पड़ा। वो एक एंटीक डिज़ाइन का काफ़ी मालियत का था। वलीद ख़ानज़ादा ने दिल से मुआज़रत की कि वो कल मिलने नहीं आ सकेगा, इसलिए यहीं से इसका अल्लाह हाफ़िज़ कबूल कर ले। पर हानिया आएगी, वो इसे बता चुका था। रानी ने दिल से इसका अलविदा एक्सेप्ट किया और यूँ ये रात भी गुज़र गई। दिल की कैफ़ियत अजीब थी। कुछ देर में वो अपने शौहर के साथ अपने घर कदम रखने वाली थी। रानिया बेइंतहा खुश थी, आज अपने ख्वाबों के मुल्क में पहुँच चुकी थी। साथ मुस्कुरा रहा था। इसकी बेखुदी देखकर वो इसका हाथ थामे हुआ था, क्योंकि वो इसे एक दफ़ा कह चुकी थी, ऐसा लगता है खुशी से कहीं बेहोश ना हो जाऊँ मैं। तब से साथ ने भी इसका हाथ थामा हुआ था। दिल का हाल अजीब-सा हो रहा था। दिल चाहता था अभी फ़ोन करके सबको बताऊँ अपनी दिल की कैफ़ियत। सब इसके ससुराल आकर मिले थे। एयरपोर्ट सिर्फ़ फ़ियाज़ भाई चले थे। नेहा भाभी को भी सख्ती से मना कर दिया था साथ ने, क्योंकि वो जानता था वो हमेशा रो पड़ती हैं और साथ को खुद को कमज़ोर महसूस करता था अपनी बहन के रोने से। सारा रास्ता वो जागती रही। ये इसका प्लेन का पहला सफ़र था। वहाँ मुश्किल 1 घंटा ही सोई। साथ इसकी एक्साइटमेंट देखता रहा, ना इसे डाँटा और ना कुछ कहा। वो इसे लिफ्ट के ज़रिए 10वें फ्लोर पर लाया और फ्लैट का दरवाज़ा खोला। दोनों ने एक साथ कदम रखा। कैसा लगा हमारा घर रानिया? साथ ने पूछा। बहुत खूबसूरत साथ, रानिया ने दिल से कहा। 3 कमरे जिनमें से 2 के साथ अटैच बाथ थे। एक बड़ा बेडरूम और दूसरा छोटा बेडरूम था। इसके अलावा एक कमरा स्टडी की तरह सेट था। एक किचन, साथ में स्टोर, 2 गैलरीज़ थी, एक सेट थी, 2 कुर्सी रखी थी और अच्छा व्यू था। दूसरी गैलरी यूँ ही थी। फर्नीचर वगैरह बेडरूम का न्यू था। इसके दोस्तों ने आर्टिफ़िशियल फ्लावर से बेडरूम सेट किया था। रानिया घर को खुशी से देखती रही। कुछ देर बाद आओ खाना गरम कर दिया, मिलकर खाएँ, फिर चाय बना दूँगा, साथ ने कहा, जिस पर शर्मिंदा होकर रानिया ने कहा, अरे मैं कर देती हूँ, आपने क्यों किया साथ, ये मेरा काम है। डियर ये पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका है, यहाँ मियाँ-बीवी मिलकर काम करते हैं, यहाँ तेरा मेरा नहीं करते। साथ ने हँसकर कहा, क्या मतलब साथ? रानिया ने पूछा, मतलब भी समझा देंगे, फ़िलहाल चलिए, साथ ने कहा। वो उसे खाने की टेबल तक लाया, कंधों से थाम कर खाना खाइए जनाब। वो हैरान हुई खूबसूरती से सजी टेबल को देखकर। पिज़्ज़ा गरम करके रखा था, साथ में कोल्ड ड्रिंक और सैलेड था। प्लेट्स, बाउल समेत चम्मच समेत में एक ग्लास नैपकिन सलीके से सजा था। दोनों हाथ धोकर बैठे और खाने लगे। इसने बर्तन धोने चाहे तो साथ ने कहा, आज तुम थकी होगी, सारा रास्ता सोई नहीं, कल भी काम का होगा, कर लेना, टेंशन न लो। वो साथ को हैरत से देखती रही, जो सलीके से बर्तन धो रहा था और रख रहा था। इसका अंदाज़ सुखड़ औरतों सा था। वो मुस्कुरा रही थी यूँ इसे देखकर। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? यूँ मुस्कुरा भी रही हो? साथ ने पूछा चाय रखते हुए। वैसे ही रानिया ने इसे टाला। फिर भी पता तो चले। अब वो बर्तन टॉवल से ट्राई कर रहा था, साथ में रैक पर रख दिए। रानिया पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। पाकिस्तान में इतना अक्खड़ मिज़ाज और यहाँ बिल्कुल वैसा ना था। साथ आपको इतने सलीके से काम करते देखकर हैरान हो रही हूँ। इसने वजह बताई मुस्कुराने की। ओह! तो ये बात है। यार यहाँ मैं मेरिट सिस्टम नहीं है, यहाँ पर हावर के हिसाब से मैट चार्ज करती है, इसलिए सब काम खुद करने पड़ते हैं। साथ ने सुकून से बताया, चाय मग में डाली। इसी वक्त देगची धोकर लाइट ऑफ करता हुआ लाउंज में आ गया, ट्रे और से साथ लेता हुआ। फिर दोनों ने साथ बैठ के चाय पी। थोड़ी देर में वो कप धोकर किचन में रखे। तब तक रानी चेंज कर कर वॉशरूम गई। आधे 1 घंटे बाद फ्रेश होकर बाहर निकली। रानी यहाँ कोई मासी नहीं, प्लीज़ वॉशरूम से आए वाइपर करके खुद आना पड़ता है, मैं भी खुद करता हूँ, साथ ने कहा। वो सॉरी करती वापस गई वॉशरूम और साथ ने सिखाया यहाँ किस तरह साफ़ करते हैं। वो इसी तफसील से सिखा रहा था। बाकी कल समझा दूँगा, बाकी बातें ज़हन-नशीन कर लीजिएगा, बार-बार दोहराने की मुझे आदत नहीं। साथ ने साफ तो टोक लहजे में कहा। रानिया हैरान होती रही इसके इस अंदाज़ पर।
साथ ने इसे रात ही बता चुका था ये इसका लास्ट हॉलीडे कल है। इसके बाद इसकी ऑफिस शुरू हो जाएगी। इन दोनों ने साथ ग्रोसरी की भी, घर की सफाई की, कुछ कपड़े धोए, पूरा दिन कामों में गुजर गया। रात खाना बनाकर इसने टेबल पर लगाया, साथ को बुलाया, फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। आज बहुत थक गई होगी तुम, साथ ने पूछा। हाँ, साथ पाकिस्तान में इतना काम करने की आदत नहीं, रानी ने सच्चाई से कहा। मुझे भी अंदाजा है इस बात का, साथ ने कहा। कल कितने बजे जाएंगे आप ऑफिस और मुझे क्या करना होगा आप बता दें। कब तक जगाना होगा आपको वगैरह। रानिया के होते हुए इसका पहला दिन होगा कल, इसने पूछना ज़रूरी समझा रानिया ने। साद इसकी बात पर मुस्कुराया, फिर बोला, डियर मैं आदी हूँ खुद जागने का, सिंपल सा नाश्ता खुद बनाऊंगा, तुम इस बात की फ़िक्र ना करो। और वैसे भी नेक्स्ट वीक से तुम भी जॉब करोगे, पढ़ाई भी। जस्ट BS से नहीं, मास्टर भी करना है तुम्हें। यहाँ पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चलता रानिया, जहाँ सिर्फ शौहर कमाए और बीवी घर बैठ कर सारा दिन घर के कुछ काम करने के बाद घर वालों से फ़ोन पर व्हाट्सअप करे, या फिर शौहर के मेहनत के कमाए के पैसों को उड़ाने की नई तरकीबें करे। यहाँ मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए समझे जाते हैं, दोनों मिलकर कमाते हैं और खाते हैं। तुम जानती हो मैं अमेरिकन सोच का फॉलो करता हूँ। वो हक्का बक्का और उसकी सोच सुन रही थी, ना घूमने फिरने की बात, ना कोई हनीमून का जिक्र, डायरेक्ट प्रैक्टिकल ज़िंदगी की बात। वो रानिया जो पढ़ाई से कोसों दूर भागती थी, इससे इसका शौहर पढ़ने की बात कर रहा था। जॉब पढ़ाई एक साथ ये कह रहा था, इसका शौहर जिस बात का वो तसव्वुर नहीं कर सकती थी, वो बात साथ इससे कहेगा। वो दुख और सदमे की कैफियत से इसे देखती रही, जबकि वो मज़े से खाना खाता रहा, बगैर इसके एहसास किए, परवाह किए।